एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ CUET पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर से स्टार्ट, जैसे आप सभी को पता है। तो ये आपकी थर्ड टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। इससे पहले मैंने आपकी ऑलरेडी 2 सीरीज़ ले चुकी हूँ। एक सीरीज़ में मैंने आप सभी से एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ ली थी, और सेकेंड वाली जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी उसमें मेडिएवल के क्वेश्चन थे। आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मेडिएवल पे एक टेस्ट सीरीज़ और लेकर के आओ ताकि आप लोगों की और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए मेडिएवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। यहाँ पे टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वो भी आपको, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप सभी ने कहा था कि यहाँ पर आपने बहुत नए नए क्वेश्चन देखे, वैसे ही आज की वीडियो में भी आप सभी को बहुत से नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों ने कभी कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। टेस्ट सीरीज में आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। सॉरी फॉर द लेट, यहाँ पर मैं आपकी टेस्ट जो अपलोड कर रही हूँ बहुत ही लेट हो गया है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर आप लोग की टेस्ट सीरीज रेगुलर नहीं लेकर के आ पाई, लेकिन अब मैं पूरे की पूरी ट्राई करूँगी कि मैं आपके एग्ज़ाम होने तक एक्टिव रहूँ, और मैं आप सभी के साथ जो भी आपको डाउट और क्वेरी हो या आपके कुछ भी हेल्प चाहिए आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके साथ हमेशा बनी रहूं। तो अब यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी मेगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। आशा करती हूँ आप सभी के लिए अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन है अच्छी खासी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ को, और आप लोगों की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आप सभी को यहाँ पर कितनी तैयारियाँ हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो में भी आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, आपके मराठास, सब पे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहना। पूरे 20 क्वेश्चंस आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और वीडियो के एंड में बताना है कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स को इस टेस्ट सीरीज में जोड़ लीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को देख पाए, क्योंकि बहुत सबको यही प्रॉब्लम है कि मॉक टेस्ट दे कहाँ से करें। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस टेस्ट सीरीज चैनल पे है उससे अपडेट आप सभी बने रहिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आशा करती हूँ आप सभी इस टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टेस्ट को और देखते हैं कि आप लोगों का मेडिएवल का जो टॉपिक है ये कितने अच्छे से आप सभी को तैयारियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप सभी को आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कितनी है। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में भी हम सभी मेडिएवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद मैं मॉडर्न का लेकर के आऊँ, क्योंकि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि एक और वीडियो लेकर के आओ, एक और टेस्ट सीरीज मेडिएवल के ऊपर लेकर के आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेडिएवल हिस्ट्री पे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा, और 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा, और पूरे 20 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ताकि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आपके पास सिर्फ उतने 15 या 30 सेकंड का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना। जल्दी जल्दी आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, किस सूफी संत ने श्वास प्रवास के यौगिक अभ्यासों को इतना अपनाया कि अन्य योगी उन्हें सिद्ध कहते हैं। आपके ऑप्शंस क्या क्वेश्चन पूछे हैं? विच सूफी संत अडॉप्टेड योगिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज so much so that the other yogis is called हिमा सिद्ध। आपके ऑप्शंस हैं निज़ामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती या बख्तियार काकी। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि आपके टॉपिक में भक्ति और सूफी का एक टॉपिक है आपके मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मेडिएवल के भक्ति और सूफी पे बहुत अच्छी तरीके से मैं इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। तो हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी टाइम कम है तो हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पर काम करेंगे।
आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। जितने भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो भी आप सभी को ट्राई करना है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर टाइम टू टाइम दें, ठीक है। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो कौन सा सूफी संत है जिसको श्वास प्रवास के यौगिक अभ्यासों को इतना अपनाया कि उसे क्या बोला जाता है, सिद्ध कहते हैं। तो वो थे आपके निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की और देखते हैं कि आखिर ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर भी होती जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसको आपको हज़रत निज़ामुद्दीन भी कहा जाता है। तो याद रखना मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया को ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग आप यहाँ देख सकते हैं वे सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे जिन्होंने यौगिक श्वास अभ्यास को इतना अपनाया कि उन्हें सिद्ध या फिर परफेक्ट कहा जाता था, ठीक है। उनकी दरगाह कहाँ पे थी, दिल्ली में है। और उनके प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। यहाँ से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से भी ये पॉपुलर थे। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इनको आपके एग्जाम में सिद्ध और आपका परफेक्ट ये दोनों में से कुछ भी वर्ड आ सकता है या दोनों ही आ सकता है। ये दोनों ही के नाम से इनको जाना जाता है। और तीसरा आपको याद रखना है इनकी दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इनके जो फेमस डिसाइपल थे वो अमीर खुसरो है, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो किसके डिसाइपल किसके शिष्य हैं, तो याद रखना मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया के। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप सभी के सामने। बहुत ही अच्छा और नए नए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मुगल सैन्य व्यवस्था में दखिली कौन थे, हु वर द दखिली इन मुगल मिलिट्री सिस्टम। आपके ऑप्शंस है कॉम्प्लीमेंट सोल्जर्स, किंग सोल्जर्स, डिस्ग्वाइज सोल्जर्स या परमानेंट सोल्जर्स ऑफ मनसबदार। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ, बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में कि आप लोगों को हिस्ट्री में कुछ भी टॉपिक कर रहे हो सबका एडमिनिस्ट्रेशन सबका प्रशासन आपको करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हो चाहे वो मेडिएवल हिस्ट्री के टॉपिक हो, एडमिनिस्ट्रेशन से 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए टॉपिक, और आपको इसको अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है जो ये दाखिली है, ये मुगल मिलिट्री सिस्टम में ये कौन थे, ये आपसे पूछा है। कॉम्प्लीमेंट सोल्जर्स थे, किंग सोल्जर्स थे, डिस्ग्रेस सोल्जर्स थे और परमानेंट सोल्जर्स थे ऑफ मनसबदार के। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ सभी यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपको नहीं भी आता है तो भी देना है। आप लोग ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है सभी को पता है। तो आपको सब ऐसा बस देखना है कि आप अपना एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको उसका रिस्पॉन्स करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दाखिली जो है मुगल मिलिट्री सिस्टम में ये कौन थे। ये थे आपके किंग सोल्जर, राजा के सैनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सिर्फ मैं इसको यहीं पर ही बता के नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, ताकि आप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होती जाए। चलिए मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इस स्लाइड पे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का आप देख सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी मीडियम के लिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग देखते रहिए, दोनों को यहाँ पे हम देखेंगे। पहला आप लोग देख सकते हो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर सैनिक यहाँ पे संगठन है मुगल्स का, वो आपको देखने को मिलेगा। और इनकी आर्मी देखोगे 3 कैटेगरी थी, मनसबदारी सिस्टम, आहादी आर्मी और दाखिली सोल्जर्स। और यहाँ पर हम परमानेंट आर्मी, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको हिंदी में ही बता देती हूँ, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ईजिली से कर सकते हैं। ये पूरा आपका मुगल्स का मिलिट्री के बारे में बताया है।
हिंदी में करते क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी में और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मुगलों के सैन्य संगठन की बात करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगल शासकों के पास एक बड़ी और कुशल सेना थी। ऐसा करने के लिए आवश्यक था क्योंकि उन्होंने देश के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी और तदनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह की जांच करने के लिए भी आवश्यक था। आप सभी को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन क्यों रखा जाता है, क्यों बनाया जाता है। यहाँ पर आर्मी भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इतना बड़ा प्रशासन होता है, इतना बड़ा आप लोगों का एम्पायर होता है, तो उसको संभालने के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है। और हर एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग यहाँ पर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप जो सेनाओं को देखेंगे वो 3 श्रेणी में, एक तो मनसबदारी प्रणाली, एक अहिदी सेना और एक दखिली सैनिक। तो सबसे पहले दखिली सैनिक की बात करती हूँ, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा था। उन्हें सम्राट की ओर से भर्ती किया जाता था लेकिन वे मनसबदारों के अधीन थे। याद रखना, जो ये दखिली सैनिक है ये मनसबदार के क्या होते थे, उसके अंडर काम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के भी देख लेते हैं, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मनसबदारी आप सभी ने पढ़ा है, प्रत्येक सैन्य अधिकारी को और प्रमुख को मनसब रैंक दिया जाता था और उनसे सैनिक, घुड़सवारों, घोड़ों और हाथियों आदि की आवश्यक संख्या को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। प्रत्येक मनसबदार को आमतौर पर एक वेतन दिया जाता था जिसकी उसकी सेना के रखरखाव का खर्चा भी शामिल होता था। मनसब द्वारा भर्ती किया जाता था। मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और इसको अगर नहीं पढ़ा है तो इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मनसबदारी और जागीरदारी से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखोगे, अहिदी सेना थी आपके मुगल्स के समय पर। ये सम्राट द्वारा बनाए रखी गई ये सेना थी। अहिदी सैनिकों को अन्य श्रेणियों के सैनिक की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। देखो यहाँ पे जो आपकी दूसरी सेना होती थी उनके मुकाबले यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। उनकी संख्या जो है यहाँ पर तय नहीं थी। वह सम्राट के प्रति अत्यंत क्या थे, वफादार होते थे, लॉयल होते थे। कौन? अहिदी सेना। परमानेंट सोल्जर्स की बात करते हैं। मुगलों की स्थायी सेना बहुत बड़ी थी। कुल सेना लगभग यहाँ पे 40 लाख थी और इसमें सभी प्रकार की सेनाएं शामिल हैं जिसमें आपके मनसबदार, आपके सामंतवादी प्रमुख यहाँ पे द्वारा बनाए रखी हुई सेनाएं शामिल थी। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि परमानेंट यहाँ पर आर्मी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहीं अगर मैं आपके मनसबदारी और जागीरदारी की बात करूँ तो ये सब परमानेंट नहीं होते। जैसे कि आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में एकतादारी सिस्टम पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है ये परमानेंट नहीं होते थे। इन सब का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि आप सभी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से करा होगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपके सिख गुरु हैं, ठीक है, और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन से सिख गुरु आए थे, बाद में कौन से। इस तरीके का आपको आना चाहिए। आपके पहला ऑप्शन है अमरदास, अंगद, रामदास और अर्जुन देव। आपके पास यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, तो जल्दी से आपको मैं टाइम दे रही हूँ इसको करने के लिए, अरेंज करने के लिए। आप सभी को पता है कि सिख गुरु टोटल कितने थे, 10। तो हमें ये आपको कम से कम सारे याद होने चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कौन सा गुरु कब आए थे, किस टाइम पे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है, सिंगल भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ये टॉपिक करोगे तो इसको अच्छे से करके जाना। और जब भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखने के बाद ये चीज़ एनालाइज करो कि आप लोग किस टॉपिक पे वीक हो, आपने कहाँ पे क्वेश्चन गलत किया है। वीडियो के एंड होने के बाद आपको जाके इस टॉपिक को करना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। रही बात बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे एडमिट कार्ड की बहुत प्रॉब्लम है, तो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, आप उसकी फिक्र मत करो। बस आप आपका फोकस जो है वो रिवीजन पे रखो, मॉक टेस्ट करने में रखो। एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब भी आएगा अपडेट मैं आपको कर दूंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अभी सिर्फ आपका फोकस आपको अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन पे देना है, ठीक है। चलिए, अभी तक आप सभी ने इसका आंसर मुझे दे दिया होगा, आशा करती हूँ। ज़्यादा टाइम क्योंकि हम नहीं लेंगे, टेस्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले जो सिख गुरु हैं वो कौन आए थे, वो थे आपके अंगद, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन आए थे, अंगद। अंगद के बाद आपको देखने को मिलेगा अमरदास, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन आते हैं, ये, देन आपके आते हैं कौन, अमरदास।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, फिर आए थे आपके कौन, रामदास, ठीक है, और लास्ट में आपके आए थे अर्जुन देव। इट मीन्स आपका जो सीक्वेंस बन रहा है 2 1 3 4, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ हुआ है, आपके एग्जाम में नहीं होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पूरे 10 आपको गुरु सिख दिखा देती हूँ जो आपको एग्जाम में याद होने चाहिए। सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले आए थे आपके गुरु नानक, 1469 टू 1539 का टाइम पीरियड है। गुरु नानक के बाद आए थे गुरु अंगद, ठीक है, 1504 टू 1552 इनका टाइम पीरियड है। फिर आए थे गुरु अमरदास, 1479 टू 1574। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आपके गुरु रामदास आए थे। नेक्स्ट आपके अर्जुन देव। 6 नंबर के जो गुरु थे वो अब थे हरगोविंद, और आपके 7 नंबर के थे हर राय। 8th नंबर देखोगे गुरु हरकृष्ण, जिनका 1656 टू 1664। 9th नंबर के गुरु तेग बहादुर, 1621 टू 1675। 10 नंबर के गुरु गोविंद सिंह, 1666 टू 1708, ठीक है। गुरु रामदास आप देख सकते हो, ये आपके बॉर्न हुए थे 1534 में, और आपके गुरु अर्जुन देव 1563 में, और गुरु हरगोविंद आपके 1595 में, और गुरु हर राय जो है वो बॉर्न हुए थे 1630 में। तो ये आपको पूरे 10 सिख गुरु हैं जो आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछे जा सकते हैं, और आपको ऑलरेडी सबके बारे में पता होना चाहिए, तो इन सबको डिटेल में कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं करा है तो। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप सभी के सामने। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट नुस्खे-दिलकुशा ऑफ औरंगजेब? आपके ऑप्शंस हैं भीमसेन सक्सेना, कायस्थ, सुजन राय खत्री, या ईश्वर दास नागर, या चंद्रभान। बुक्स एंड ऑथर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्योंकि बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट में मैंने ऑलरेडी करा दी है। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो बुक्स एंड ऑथर। मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सब कुछ कराया हुआ है, वर्ल्ड, ठीक है। बाकी बुक्स एंड ऑथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। नेक्स्ट जो हम आगे जल्दी में आपके एग्जाम से पहले बुक्स एंड ऑथर के भी ऊपर टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाली हूँ, और बाकी हम इस क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मैं आपको बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर कराने वाली हूँ कवर अप, ठीक है। चलिए अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, जिसमें मैंने आपसे नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे ये पूछा था। उसके रचनाकार थे आपके भीमसेन सक्सेना, कायस्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिनका गलत हुआ है वो ये कोई बात नहीं, यहाँ गलत हुआ है याद कर लो, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आपको वहाँ पे गलत ना हो। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा के बुंदेला अधिकारी थे ये भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखित नुस्खा-ए-दिल, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखी गई थी उस समय कौन शासन कर रहा था? तो राइट आंसर औरंगजेब होगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा सकता है, ठीक है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। अभी भी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बस घुमा कर पूछा सकता है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि क्वेश्चन के बाद जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ आपका फोकस उस पर भी होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपसे पूछा है अतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? हु बिल्ट द टॉम ऑफ एतमाद उल दौला इन आगरा? आपके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। जल्दी से कमेंट करके बताइए अतामाद उद दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि आपका अतामाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सबको, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो सबको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो अतामाद उद दौला का मकबरा याद रखना सबसे पहले कहाँ पर है? आपके आगरा में। रही बात इसको किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपके नूरजहां ने। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए।
यहाँ पर आप देख सकते हो इतामाद-उद-दौला का मकबरा आगरा के ठीक बाहर यमुना नदी पर स्थित एक मकबरा है। याद रखना रिवर कौन सी है, यमुना रिवर है। कहीं पर कुछ भी पूछा सकता है। ये सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, कॉम्पिटेटिव हो, आपका यूजीसी नेट यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके और भी एग्जाम में काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतामाद-उद-दौला का मकबरा एक तो आपको याद रखना आगरा में है और कौन सी नदी के पास स्थित है, यमुना नदी के पास इनका मकबरा है। इसे जहांगीर की पत्नी ने नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गिरास बैग के लिए 1622 और 1628 के बीच में बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट थिंग यही पता होना चाहिए कि नूरजहां जो है वो जहांगीर की वाइफ थी और उनकी वाइफ ने अपने जो फादर है, अपने पिता थे मिर्जा गियास बेग के लिए ये बनवाया था मकबरा, ठीक है। नूरजहां वास्तुकला की एक महान संरक्षक थी, जैसे कि उन्होंने विभिन्न भवनों और आयोगों द्वारा किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। जहाँ भी आपका मुगल एम्पायर का टॉपिक आपने लिखा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करती हूँ कि ये भी आप लोगों को एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पर मिली होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी तक 5 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अभी तक 5 आउट ऑफ आप सभी का स्कोर कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ राजपूताना डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सोवरेनिटी। आपके ऑप्शंस हैं आमेर या अम्बेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर। क्वेश्चन समझ में आ गया। राजपूताना के वो कौन सा राज्य था जिसमें से एक अकबर की संप्रभुता जो है वो स्वीकार नहीं की थी। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने ये रहा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अगर हम बात करेंगे कि राजपूताना के वो कौन सा राज्य था जिसमें से एक के अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो वो थे आपके कौन सा, मेवाड़, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। अगर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकांश राजपूत शासक बिना लड़े अकबर के अधीन हो गए थे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप राजपूत रूलर देखोगे बिना फाइटिंग किए ही अकबर के साथ क्या हो गए थे, उनके अधीन हो गए थे, उनकी सेवा में प्रवेश कर गए थे, उनके वफादार सहयोगी भी बन गए थे और उनमें से कुछ रिश्तेदार भी बन गए थे। एकमात्र जो था आपका मेवाड़, सिर्फ वही उसने सबमिशन करने से इनकार कर दिया था। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेवाड़, जो कि मैंने आप सभी को बताया। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैंने बताया था क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने मेवाड़ बताया था वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा गया है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। विच मेडिएवल इंडियन रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पट्टा एंड कन्फेशन। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो से भी आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आई आप बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं। बस आपको पूरी कोशिश करनी है, टेस्ट सीरीज को टेस्ट की तरह दीजिए। जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना है ताकि आपकी स्पीड अच्छी खासी बनी रही। ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का है, बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाते या किसी किसी का फर्स्ट टाइम होगा, तो ये आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ताकि आप जल्दी से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके और अपना टाइम पर अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस करके आ सके। चलिए, तो अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा कि पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा है ये किसने आरंभ की थी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना ये प्रथा, पट्टा और कबूलियत की प्रथा जिसने आरंभ की थी वो थे आपके शेरशाह सूरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उस समय जो कौन सा मेडिएवल इंडियन रूलर था जिसने ये प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, पट्टा और कन्फेशन, पट्टा और कबूलियत, तो राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इससे ही आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड आपको पता है 5040 टू 5045 है, ठीक है। ने उपज के संदर्भ में भूमि को मापा और वर्गीकृत किया था। उन्होंने भूमि को क्या किया था, उन्होंने लैंड को आप देखोगे प्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस क्या किया इन्होंने, साथ में काबूलियत और पट्टा को बंदोबस्त के साधन के रूप में पेश किया था। अकबर के समय में अगर आप देखोगे टोडरमल ने उस व्यवस्था में कुछ सुधार किए थे। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिस्टम को
इसमें सुधार किसने किया था, तब याद रखना टोडरमल आपका राइट आंसर होगा। और पूरे साम्राज्य को सूबा, सरकार, परगना और महल में विभाजित कर दिया था। देखो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आप सभी ने पढ़ा है। तो टोडरमल ने पूरे एम्पायर को, पूरे आपके मुगल एम्पायर को डिवाइड कर दिया था। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, सूबा, सरकार, परगना और महल। ये भी एग्जाम में आता है और कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका। आप लोगों ने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चाहे आप जेएनयू के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, चाहे आप डीयू के हो, चाहे आप एयू के हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है और आया भी हुआ है। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको सारी क्लियर होती गई। वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आप सभी से पूछा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का इनमें से कौन सा बादशाह था? Who among the following was the Emperor of India when the British East India Company was formed in London? आपके ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। क्वेश्चन एक बार मैं आप सभी को बता दूं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय भारत में कौन बादशाह था, ये आपसे चीज़ें पूछी गई हैं। आपके ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों को अपना आंसर सिर्फ मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक ही बता देना, जैसे कि आप सभी को पता है। तो चलिए, अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय जो भारत का बादशाह था वो कौन था? तो वो थे आपके कौन? अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। ये मुगल सम्राट अकबर का टाइम पीरियड आपको पता है 1556 टू 1605 है। और देखो इसका गठन कब हुआ था? 1600 में। तो अकबर का समय के शासनकाल के दौरान पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए बनाई गई एक ये अंग्रेजी कंपनी थी, ठीक है। तो ये दोनों आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ट्रेड का, किसके? ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ और आपके इंडिया के साथ, ठीक है। उस समय जो रूलर रूल कर रहा था वो कौन थे? आपके अकबर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? टू पर्ल्स were dissolved in water, 27 pieces in gold were lost, the loss of silver and copper cannot be estimated. What is it related to? आपके ऑप्शंस हैं, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था मराठा सेना के विनाश से, इससे रिलेटेड है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड है, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड है, या बेसिन की संधि से है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शंस ये रहे आप सभी के सामने। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी से भी बहुत इस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। जितने भी स्टूडेंट बहुत डीपली हिस्ट्री को पढ़ते जा रहे हैं वो तो इसको इजीली से दे पाएंगे। लेट्स सी कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेक्ट देने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके आंसर की, कि दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें यहाँ पर खो गई हैं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके पानीपत का जो थर्ड वॉर हुआ था इससे संबंधित है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देख सकते हैं कि जो भी अभी मैंने आपको बताया कि 2 pearl have been dissolved, 27 gold coin has been lost, of the silver and copper the total cannot be cast up। तो ये आप देख सकते हो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपको पता है कि ये मराठा और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था।
ठीक है, तो उसके परिणाम का ये वर्णन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके का स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज की क्लास में भी आप लोगों ने कुछ नया सीखा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप लोग को यहाँ पे पता है, और आपको पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप सभी का, तो सबसे पहले आपको यही पता कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका किसके, मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें आपके कौन, आप मराठा हार चुके, जो कि अभी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, सारे बैटल्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, तो तीनों के तीनों पानीपत आपको पता होने चाहिए। बाकी की, अगर आप लोगों को पूरे इंडियन हिस्ट्री के बैटल पढ़ने हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो इंडियन हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, इसकी सिंगल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा। पूरी बैटल्स आप लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हो, ताकि आपके इंडियन हिस्ट्री से कोई भी बैटल्स आए, कोई भी युद्ध के बारे में क्वेश्चन आए, तो आप लोग इसको ईजिली से कर पाए। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा गया है, इसमें मैंने आप सभी से पूछा है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी, और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय समाज के संपन्न नष्ट हो गए। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, विच हिस्टोरियन सेड, कौन से इतिहासकार ने कहा था, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज अ डिसीव बैटल, द क्राउन ज्वेल ऑफ द मराठाज आर्मी हैड फॉलन देयर, एंड आफ्टर दिस वॉर वॉज द ड्रीम ऑफ ऑल इंडिया एम्पायर ऑफ द मराठाज वर डिस्ट्रॉयड। आपके ऑप्शन है जगन्नाथ सरकार, सरदेसाई, काशीराज पंडित, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इतिहासकार ने ये चीज़ बोली थी। इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आप मास्टर्स करने के बाद ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप सभी नेट की प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे, उसके एग्ज़ाम भी ज़रूर देंगे, तो या टीजीटी पीजीटी भी करेंगे, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले ये क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करेंगे कि किस इतिहासकार ने ये बात बोली थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जगन्नाथ सरकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सभी मुझे बताइए कि 10 आउट ऑफ आप सभी का स्कोर कितना रहा। अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, 20 क्वेश्चन पूरे आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कितना रहा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था आपका 1817 और 1818 के बीच के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी, विच वॉज द लास्ट ट्रिटी साइंड हुई थी ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818। आपके ऑप्शन है नागपुर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि, या कानपुर की संधि। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो कि तृतीय आंग्ला मराठा वॉर जो हुआ था उसके दौरान सबसे अंतिम, सबसे जो लास्ट संधि साइन की गई थी वो कौन सी थी, जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जब तक आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बता रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक आपका ग्रुप है जहाँ पे आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप लोग वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, और दूसरा टेलीग्राम चैनल है कि जब भी चैनल पे यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको लिंक वहाँ पे शेयर किया जाता है। दूसरा वहाँ पर आपको क्विज भी कराए जाते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है सब कुछ वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसलिए दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। बात करते हैं इसके आंसर की। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो आपको पता है थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1817 और 1818 के दौरान हुई थी। तो इसमें सबसे सबसे अंतिम संधि थी वो थी आपकी मंदसौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों ने इसको, जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी आंसर बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार, हम लोग इसके सारे इसमें वॉर की बात कर लेते हैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो पहला
अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, चलो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें हमने टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए 1817 टू 1880 के बीच, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि ये युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और आपके मराठास के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सा वॉर किसके बीच में हुआ था। तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठा के बीच में आपका थर्ड एंग्लो वॉर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि ये वॉर किसने जीता था, तो ये में जो जीता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। और उसी विजय जब प्राप्त की थी तो उस समय कौन सी संधि साइन की गई थी, मंदसौर की संधि। क्लियर हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम बात करते हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट, अगर मैं आपको चीज़ बता दूं और भी इंपॉर्टेंट देख लो, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करूं कि सबके जो आपका जो पहला फर्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। टाइम पीरियड आप लोगों ने अब तक सारे वॉर कर भी लिए होंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था आप लोग मुझे ये बताओगे। नेक्स्ट ने आप लोग मुझे बताओगे कि आपका जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और नेक्स्ट आप लोग बताओगे कि आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था। जल्दी जल्दी आप सभी, और किसके बीच हुआ था, आपको टाइम पीरियड लिखना है आपको, और ये किसके बीच में हुआ था ये भी बताना है जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जा भी सकता है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर हम आपके फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये सबसे पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी पता होगा कि आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था, आपका 1757 में, सॉरी 1775 में हुआ था, ठीक है। 1775 टू 1782 में। और अगर मैं बात करूं कि ये बैटल आपके, ये वॉर आपके किसके बीच में हुआ था, तो ये भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और आपके मराठास के बीच में हुआ था। क्लियर हो गया, ये बात बहुत अच्छे से कर लिया। और अगर हम बात करते हैं कि आपके इसी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ था, यहाँ पर किसने विजय प्राप्त की थी, यहाँ पर मराठा की विजय हुई थी, ठीक है। ये वॉर कौन जीता, यहाँ पे मराठा जीते थे। और जब ये वॉर जीती थी तो इसमें कौन सी इन्होंने ट्रिटी साइन की थी, कौन सी संधि साइन की थी, ट्रिटी ऑफ सालबाय। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर लो, ये भी चीज़ आपसे पूछ ही सकती है कि 1775 टू 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच, जिसमें मराठा की विजय प्राप्ति हुई थी। और इसी दौरान इन्होंने कौन सी संधि साइन की थी, ट्रिटी ऑफ सालबाय। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है ये कब हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड आप सभी ने अब तक बता दिया होगा, आशा करते हो आपको कमेंट करके बताते रहना है। 1748 टू 1754 यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ठीक है। तो 1748 टू 1754 में आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था। बात करते हैं कि ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आपके इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था। और अगर हम आगे बात करेंगे कि ये जो वॉर हुआ था ये, इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला, इसका क्या आउटकम निकला, तो ये वॉर सबसे पहली बात, इसमें विजय प्राप्त किसने की थी, आपके ब्रिटिशर्स ने, आपके इंग्लिश ने की थी। और जब ये विजय जब यहाँ पर हुआ तो इस समय इन्होंने कौन सी संधि, कौन सी ट्रिटी साइन की थी, तो ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी इन्होंने साइन की थी, याद रखना। एग्जाम में अगर पूछ ले ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी कौन से वॉर के दौरान साइन की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड कार्नेटिक वॉर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो कब हुआ था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, तो अगर हम, आपने बता दिया होगा, कोई सबको पता है 1718 टू 1784 में आपको ये बैटल देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे कि ये वॉर आपके किसके बीच में, ये भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और आपके किसके, मैसूर के बीच में ही हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं कि इस वॉर के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि इस वॉर के दौरान यहाँ पर हैदर अली जो है वो, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हैदर अली इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान क्या हुआ था, मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस समय जो ट्रिटी साइन हुई थी तो वो कौन सी ट्रिटी थी, तो वो था आपका ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। तो जल्दी जल्दी सब कुछ आप लोग लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बाकी मैंने पूरे इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैटल्स करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करो, नहीं तो सिंगल भी मैंने इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 3 वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, चेकआउट करो और देख लो कि यहाँ से कुछ भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इसका सबसे अंतिम संधि कौन सी थी, तब तो आपका राइट आंसर ट्रीटी ऑफ मंदसौर है। लेकिन अगर ये लास्ट है तो इट मीन्स इससे पहले भी 2 संधियाँ कोई तो हुई थी। चलिए देखते सबसे पहले, अगर इस दौरान में अगर मैं बात करूँ जो कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, एक तो आपकी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, जो आपके ऑप्शंस में दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले जो इस दौरान ट्रीटी संधि साइन हुई थी वो ट्रीटी ऑफ पूना थी। ठीक है, वो भी कब हुई थी, जून 1817 में। ठीक है, किसके साथ थी संधि साइन हुई थी, आपके पेशवा के साथ। पहली चीज क्लियर हो गई। चलिए सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आप लोग देख सकते हो, सेकंड जो ट्रीटी आपको देखने को मिलेगी आपके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर, तो सेकंड यहाँ पे जो ट्रीटी साइन तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर देखोगे तो ये आपका नवंबर 1817 में ही साइन की गई थी। और किसके साथ, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी किसके साथ, सिंधानिया के साथ ये संधि साइन की गई थी, ये पेशवा के साथ और ये आपके सिंधिया के साथ साइन की गई थी। ठीक है, चलिए थर्ड आपको मैंने अभी बताया था कि थर्ड जो लास्ट, क्योंकि आपसे अंतिम संधि पूछी है, तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो भी हमने देखा था, तो मंदसौर की ट्रीटी साइन हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जनवरी 1818 में ये साइन हुई थी। और किसके साथ, हॉलकर के साथ। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, जल्दी से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लो, सब कुछ नोट डाउन कर लो इवनली। ठीक है, ये सब कुछ इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक ही पार्ट में बता दिए है। आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आप सभी से पूछा है इनमें से कौन सा सम्मिलित है, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एलोरा है, ये शक डायनेस्टी के समय पर बना था, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के टाइम पर, मीनाक्षी मंदिर पल्लव के टाइम पर, या खजुराहो चंदेल के समय पर, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको आर्ट और आर्किटेक्चर के जो टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर जो करेक्टली मैच है, सही कौन सा है, कौन सा जो टेम्पल है किसके टाइम पर बना था, इसमें से सबसे सही कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एलोरा, सक्से, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें जो करेक्टली मैच है वो क्या, आपका खजुराहो चंदेल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ, आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि एलोरा तो आपके राष्ट्रकूट के टाइम पर बना था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको आप देख लो, राष्ट्रकूट के टाइम पर एलोरा आपको देखने को मिलेगा, महाबलीपुरम पल्लव के समय का था, मीनाक्षी टेम्पल आपका पांड्य और नायक के टाइम पर था, और खजुराहो जो आपको चंदेल का। ये चारों आपको याद होने चाहिए, चारों में से कुछ भी पूछा सकता है, और अगर आपको ये चीज़ें याद होगी तो ही आप करेक्ट मैच कर पाओगे। क्लियर हो गया, आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उसको अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि यहाँ से 100% आपको पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोगों खंगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। विच राजपूत रूलर मेड अ सेट ऑफ डाटा कॉल्ड जिच मोहम्मद शाही सो दैट पीपल कुड मेक अ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। आपके ऑप्शन है अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, भारमाल या मान सिंह। बहुत ही अच्छा और एक नया क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए तो ये नया ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा राजपूत शासक था जिसने
जिस मोहम्मद साई नामक आंकड़ों का समूह बनाया था। अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तब मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट का आंसर इसको पता है, कितने स्टूडेंट इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जो भी चैनल पर आए जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो अगर हम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खंगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, तो वो थे आपके सवाई जय सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है तो ये आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो अभी आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आपसे पूछा है कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे। Which great temple was initially designed and built during the reign of सूर्यवर्मन II? आपके ऑप्शंस हैं श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, वादुगुहा मंदिर या कामाख्या मंदिर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच कौन सा वो ग्रेट टेम्पल है जिसको डिजाइन किया गया था और बनाया गया था आपके सूर्यवर्मन सेकंड के काल में, उसके शासन काल में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे कमेंट करके सभी बताते रहिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे कि इस मंदिर को, जिस समय ये टेम्पल बना, कौन सा मंदिर आपके सूर्यवर्मन सेकंड के काल पे बना था, तो वो था आपका अंकोट वाट टेम्पल। ठीक है, अंकोर वाट टेम्पल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। अंकोर वाट मंदिर जो है आपका कंबोडिया के सियम के पास अंगोर के मंदिर परिसर, जिसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन ये घुमा कर भी आ सकता है कि अंगोर वाट मैट जो आपका ये मंदिर है, टेम्पल है, ये किसने बनाया था? तो याद रखना किंग सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंगोर वाट के विशाल धार्मिक परिसर में 1000 से अधिक इमारतें हैं और ये दुनिया के महान सांस्कृतिक आश्चर्यों में से एक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है, आपके पास यहाँ 2 स्टेटमेंट है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ CUET वाले स्टूडेंट के लिए? नहीं, ये टेस्ट सीरीज में लेकर के आ रही हूँ CUET और DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी यही टेस्ट है। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बल्कि कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस एक्स्ट्रा करा रही हूँ, थोड़ा ऊपर लेवल का करा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो कुछ ऊपर लेवल का, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि आपके सिर्फ ये एंट्रेंस ही नहीं है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, UPSC हुआ, UGC नेट हुआ, उन सब में भी यूजफुल हो गई ये क्वेश्चंस। चलिए 2 स्टेटमेंट है। पहला है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। सेकंड है भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। आपके पास यहाँ 2 स्टेटमेंट, आपको बताना सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। किताब-ए-नारूस, a collection of songs in praise of Hindu deities and Muslim sant, was written by Ibrahim Adil Shah Dwitiya Second statement है अमीर खुसरो was the originator of the earliest form of music known as कव्वाली इन इंडिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टेटमेंट टाइप वाले में हाँ मानते हैं कि थोड़ा इसमें आपको समय लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसको करने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आप लोग इसको ईजिली से कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो सबसे पहले आपका क्या पूछा है, जो आपका किताब-ए-नारूस, तो आपका जो किताब-ए-नौरस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपके इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा लिखी गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? और ये सिंगल भी पूछा सकता है कि किताब-ए-नौरस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपके इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड आपको पता है कि आपके
अमीर खुसरो को कव्वाली के भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाले संगीत शैली का प्रारंभिक रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑलरेडी मैंने अमीर खुसरो के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी करी हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। आपको यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, सेकंड है कुतुब मीनार का निर्माण, थर्ड है पुर्तगालियों का भारत में आगमन, फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। आपको यहाँ देखना है और आपको बताना है कि इसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी। इस तरीके से आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। कृष्णदेव राय का शासनकाल पहले कब था, कुतुब मीनार कब बना था, पोर्चुगीज भारत आए थे कब, और इसमें से फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई थी कब। तो आपको इसको अरेंज करना और देखना है कि सबसे पहले कौन सी हुई थी, सबसे पहले बाद में कौन सी हुई थी। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत समय आप सभी को लग सकता है। आप लोग बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि मैम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, वीडियो को थोड़ा लंबा बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज चल रही है, तो मेरे को ये नहीं कि फटाफट मैंने बताया आंसर बता दिया और आप दे ही ना पाओ। जो क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, लेंदी हैं, जिसमें स्टेटमेंट है या आपको थोड़ा समय लग सकता है, तो मैं उसी बीच आपको दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को समय मिल सके इस क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लियर हो गया। पूरी आपको कोशिश करनी है एक क्वेश्चन में 15 से 30 सेकंड। अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो 15 सेकंड में आपको उसको आंसर करना है, और अगर कोई स्टेटमेंट वाइज हो या कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना हो या इस तरीके से आपको अरेंज करना हो तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम होता है। इसीलिए उस बीच में आपको मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। बाकी आपको फोकस आपके टेस्ट पे देना है, बातें नहीं करनी है, सिर्फ फोकस आपको टेस्ट पे देना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है, ताकि आप सभी को ये देख सको किस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जाकर के उस टॉपिक पे उसको जाकर रिवीजन कर सकें। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हुआ था यहाँ पे, हुआ था आपके कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। कुतुब मीनार निर्माण के बाद आपकी फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। उसके बाद पोर्चुगीज भारत में आए थे और लास्ट में आपके विजयनगर जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब क्या कैसे है वो सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड देख लो। कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 का है। कुतुब मीनार आपका 1193 में बना था और आपका पोर्चुगीज भारत में 1498 में आए थे, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1351 टू 1388 आप लोग यहाँ पे, और ओवरऑल अगर देखोगे इनकी मृत्यु 1388 में हुई थी, ठीक है। आपकी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 1388 में हुई थी। और अगर हम बात करेंगे इससे ऊपर आपका क्या आएगा, कुतुब मीनार बना था, देन आपके इसका आगमन हुआ था 1498 में, और देन आपके कृष्णदेवराय आए थे 1509 में। तो ये सीक्वेंस है जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि गलत भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, टाइम पीरियड पता होगा तो ही आप सारी चीज़ें कर सकेंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। कृष्णदेवा राय वॉज द एम्परर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इनका टाइम पीरियड 1509 टू 1529 है, और ये तुलवा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे, ये आपको ऑलरेडी पता है। कृष्णदेवा राय आपको पता है ये आपके पूरे विजयनगर के सबसे फेमस रूलर और सबसे एबल रूलर माने जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सम्राट एक पिता के रूप में मानते थे और राज्याभिषेक के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। कृष्णदेवा राय आपको पता है। कुतुब मीनार आपको पता है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में बना था, ठीक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था, लेकिन इसको फिर इल्तुतमिश शाही जिन्होंने इसको पूरा किया था, कंप्लीट किया था। तो कुतुब मीनार जीत की 73 मीटर ऊंचाई मीनार थी। 1793 में इसको दिल्ली के अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। टावर में 5 अलग अलग यहाँ पे मंजिलें थी, प्रत्येक को एक प्रोजेक्टिंग बालकनी द्वारा चिन्हित किया गया, और आधार पर 15 मीटर व्यास के शीर्ष पे केवल 2.5 मीटर तक यहाँ पे टेपर दिया गया। तो टॉप पर आप यहाँ पे देख सकते हो कुतुब मीनार मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने ऑलरेडी पूरा डिस्कशन कर दिया है। मेडिएवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट चेक करो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है कंप्लीटली। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे पढ़ो, उनके उसके समय पर जो भी आर्ट और आर्किटेक्चर है सब कुछ करवा दिया है। उसको कर लोगे तो कोई भी डाउट क्वेरी आपको नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोर्चुगीज आपको पता है ये पहले ऐसे जो भारत में आए थे, ठीक है,
कब आए थे? 20 मई को 1498 में। और अगर हम बात करेंगे तो भी यहाँ पर आपके दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह कैलिकट ये पहुंचे थे। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही हुआ है। वास्को दी गामा सबसे पहले पर्सन है जो आए थे। आगे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक आपको पता है तुगलक वंश के थे और इनका टाइम पीरियड 1351 टू 1388 में ये दिल्ली के सल्तनत थे और ये इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। इनके पिता का नाम रजब था और जिसे सिपाह कहार की उपाधि मिली थी। देखो टाइटल याद रखो, सिपा सलार की उपाधि किसे मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु 1388 में हुई थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय? आपके ऑप्शन है चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जैनकिया, नेचन सूरी। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को भी मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि आपके पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जैनकिया, नेचन सूरी। आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करके जाने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर तो आपका ऐसे ही बहुत सारे कवर अप होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, तो वो थे आपके जैनक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप लोग देख सकते हैं पृथ्वीराज विजय भारतीय जहाँ महान राजा पृथ्वीराज थर्ड के जीवन पर एक संस्कृत महाकाव्य कविता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 1191 टू 1192 के आसपास पृथ्वीराज के दरबार में कश्मीरी कवि इतिहासकार जैनक ने की थी। यह पुस्तक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का एकमात्र जीवित साहित्यिक पाठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। याद रखना है कि एक संस्कृत एपिक पोयम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप सभी के सामने। इसको आपको करेक्टली मैच करना है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में है, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में है, उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र में, या अमरावती बुद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये याद रखना कि ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली मत लेना कि चलो कर लिया आगे बढ़े हमने फिर आपने जाके इसको पढ़ा नहीं। गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना ये कर, क्योंकि इस तरीके के आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है, किसने बनवाई, कब बनवाई। ये कुछ भी कभी भी एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर आपने ऑलरेडी सॉल्व करे, ऑलरेडी क्वेश्चन देख के आ चुके हो, तो ये आपसे इस तरीके से भी पूछा सकता है और सिंगल में भी पूछा सकता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो करेक्टली मैच है वो अमरावती का जो बुद्ध स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं कि बाकी प्लेसेस कहाँ पर हैं, आइए चलिए देखते हैं, उसके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अमरावती स्तूपा, ये आपने देख लिया है कि ये आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि करेक्टली मैच है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, कि अमरावती विलेज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम बात करेंगे अमरावती स्तूप आपने देखा ये कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हमने देखा था कि उदयगिरी जो केव्स है, जो आपकी उदयगिरी गुफा है, ये आपकी कहाँ पर है, विदिशा में, जो कि मध्य प्रदेश में। लेकिन आपके ऑप्शंस में महाराष्ट्र दिया था, इसीलिए ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। नेक्स्ट आपका हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब अगर आप देखोगे चंबोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज़ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको गुरु गोविंद सिंह के पूरे 10 के 10 सिख गुरु मेंशन कराए थे, सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ था, तो ये टॉपिक आपको करके जाना है। एक नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि विक्रमशिला म्यूजियम जो है ये आपके कहाँ पर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके बिहार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये प्लेसेस पता होने चाहिए, जिसमें से आप सभी देख सकते हो ये चारों मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। विक्रमशिला आपको मैंने बता दिया, हेमकुंड बता दिया, उदयगिरी गुफा बता दिया, अमरावती बता दिया। इन सबको आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आप सभी से पूछा है कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों में इनमें से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन द थीम ऑफ महाभारत इज करेक्टली मैच। आपके ऑप्शंस हैं
सरला दास बंगाली, काशीराम उड़ीसा, टिकरण मराठी या पंपा कन्नड़। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ज़्यादा टाइम आप सभी को नहीं लेना है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों को इनमें युग में से कौन सा सही सुमेलित है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, पंपा कन्नड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहुत ध्यान से करना और अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत इनमें से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज द सूफी संत प्रैक्टिस। आपके ऑप्शन हैं ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगी व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नत उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, मेडिटेशन और ब्रीदिंग रेगुलेशन, rigorous yogic exercise in solitude, singing sacred song to generate spiritual euphoria in the audience। तो ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है जो कि सूफी संत थे इनमें से वो लोग क्या क्या चीज़ें करते थे। और आपके पास पहला या दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा या तीसरा सही है, सिर्फ तीसरा सही है या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। सूफी संत ज़रूर पढ़ के जाओ, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगी, शायद एग्ज़ाम के बाद ही लेकर आ पाऊँगी, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ, एक अच्छे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, इसको ज़रूर करके जाओ। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कितना रहा है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आप लोगों ने सूफी संत मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो ये सूफी संत हैं, ठीक है, ये मेडिटेशन और ब्रीदिंग रेगुलेशन भी करते थे, ये आपके योगा भी करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे और ये लोग सेक्रेट सॉन्ग भी सिंग करते थे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए ये तो पूरे आपके 20 क्वेश्चन थे। आपका आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे आपको यहाँ पर कौन सा रॉन्ग पेयर है, इसमें से आपको बताना है। चिश्ती दिल्ली और द्वाब, आपका सुहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। एक बात और याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसमें से मैंने ये पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग पेयर है, वो आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से करना है। तो ये टोटल होगा 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कितना रहा है। और एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, चाहे आप वीडियो को और लाइव देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, जब भी देख रहे हो उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। आशा करते हो आपको ये टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट मैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर लेकर के आने वाली हूँ, इसके लिए तैयार रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो अपना, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे ही हमेशा लेकर के आती रहूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है आपका हिस्ट्री एडू पॉइंट। आप में से कोई भी पेड क्लासेस लेना चाहता है तो आप लोगों को नीचे मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर। तो पेड क्लासेस आपको एंशिएंट की लेनी हो सिर्फ, या मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड या फिर चारों के लिए लेना हो, तो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे वहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों को आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं जल्दी। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को सारे टॉपिक करके आना है। नेक्स्ट जो आपकी टेस्ट होने वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पे होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का टेस्ट पसंद आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।